मंदी है या मौका? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश की धरती से दो बातें काफी महत्वपूर्ण की, जो न सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आंखें खोल देने वाली। एक जगह उन्होंने कहा कि अगर ईरान युद्ध लंबे समय तक चला तो ये दुनिया की एक बड़ी आबादी को गरीबी में धकेल देगा, यानी मंदी की एक बड़ी आहट है। दूसरी तरफ यूरोप के बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बहुत सारे मौके हैं, निवेश करने के मौके हैं और रोड मैप दीजिए और यहाँ पे आप निवेश करिए। भारत सरकार ने आपके निवेश के लिए काफी कुछ पहले से तैयारी कर रखी है। तो ऐसे हालात में जहां पूरी दुनिया ईरान युद्ध से त्रस्त है, ऐसे हालात में जहां पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही कैसे ईरान युद्ध खत्म हो, कैसे महंगाई से निजात पाया जाए, कैसे कच्चे तेल की किल्लत से निपटा जाए, वैसे में हम इसे मौके के तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 दिनों से विदेश दौरे पर हैं और अलग अलग इंडस्ट्री संगठनों से निवेशकों के साथ बैठक करके भारत में निवेश का आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे में निवेश की भारत में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार ने जो कुछ किया वो काफी है या फिर और कुछ करने की जरूरत है? आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री की वो दो खास बातें जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान काफी कुछ इशारे कर रहा है। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा साहब हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी हैं, बावर ग्रुप एशिया के एमडी अनुज गुप्ता साहब हैं और साथ ही साथ लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब जुड़ चुके हैं हमारे शो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जन्मेजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4-5 दिनों में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और इन चुनौतियों के बीच में भारत में निवेश की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और भारत में विकास की काफी ज्यादा संभावना है। मेरा सीधा सवाल आपसे कि ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक भारत में कितने ज्यादा आकर्षित हो पाएंगे? देखिए, जनवरी इस साल में सबसे मजबूत देश भारत आर्थिक मामले में माना जाता। हम लोग की ग्रोथ बहुत बढ़िया थी, इन्फ्लेशन लो था, फिजिकल डेफिसिट घटे जा रहा था और हम लोग तीसरी या चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोब में बनते जा रहे थे। फिर ये ईरान युद्ध ने हम लोग पर एक एक इतना बड़ा मामला सामने ले आया कि तेल का दाम बढ़ गया, सप्लाई चेन खराब हो गए, फर्टिलाइजर आने में मुश्किल हो गया। तो ये सच में चुनौती लाया है भारत के लिए। मगर हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भारत की आर्थिक स्थिति वैसे मजबूत है, मगर दो चीज की बहुत भारी प्रॉब्लम है भारत में। कि एक है कि हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये तेल और गोल्ड हरदम एक बाधा बन के पड़े हुए हैं हम लोग के ऊपर। और अब हम लोग को एक चीज, बिकॉज इसके वजह से हम लोग का रुपी भी डिप्रिशिएट करने लगता है और जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो निवेश आने में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो भी पैसा ला रहा है वो रुपी डिप्रिसिएशन से घबरा। तो इसलिए हम लोग को मिशन मोड में इस बार तेल का इस्तेमाल कम करना है
और गोल्ड का जो भारत में $4 ट्रिलियन गोल्ड पड़ा हुआ है भारत के अंदर, उसका उसको हम लोग को कोई तरीके से अंदर इकोनॉमी के अंदर लाना होगा, खाली ज्वेलरी गहने बन के नहीं छोड़ना है। तो ये क्योंकि हमें कुछ यही हम उपाय लोग उठाने यही होंगे, यही मिशन, हाँ, मिशन मोड में मिशन ये मोड कुछ है। कदम बिकॉज हमें उठाने। देखिए, हम लोग 2260 गीगावाट से 470 गीगावाट पर तो आ गए हैं, मगर हम लोग को 1000-1500 गीगावाट पर बढ़ना होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके ऊपर बिजली और पानी की बहुत ही आवश्यकता है। तो बिजली हम लोग कैसे लाएंगे, ये हम लोग को इसको बदलना होगा, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक तो इससे ऑयल कम होगा, और दूसरा ये जितना भारत में गोल्ड का फैसिनेशन है, इसको हम लोग को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है। सोचिए, हम लोग की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, और $4 ट्रिलियन चार भारत में ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस पड़ा हुआ है, गहनों में है। कोई औरत कभी पहनती है, कभी नहीं पहनती है, थोड़ा सा गोल्ड बार में है, मगर ये आता नहीं है पास में। ये इंश्योरेंस है, इसको हम लोग को प्रोडक्टिव बनाना है। और अभी तक खाली एक ही तरीके से इसको हम लोग प्रोडक्टिव बनाते हैं, गोल्ड लोन दे करके। इसको हम लोग को रीथिंक करना है। और अब मामला अब आ गया। क्यों पहले होता था कि औरत लोग गहना रखते थे क्योंकि उसको उनको सिक्योरिटी होता था, वो अपने पतियों से भी छिपा सकती थी, वो इमोशनल रीजन भी होता था, टैक्स भी नहीं लगता था। तो ये हालांकि जो मेरा है, यहाँ पे जन्मेजय सिन्हा सर, मेरा अपना मानना है कि ये जो गहने वाला मामला है ना, उस पे जी सरकार बहुत ज्यादा कुछ सोचेगी, करना चाहेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये भारत में गहना जो है एक तरीके से लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों के जी लिए एक सिक्योरिटी तो है ही, हेजिंग तो है, लेकिन इमोशन जुड़ा हुआ है। और इसको लोग मान के भी चलते हैं कि बहुत लोग कह रहे थे दैवीय धातु है, मतलब गहना सोना शुभ माना जाता है। तो उस हिस्सा को छोड़ करके दूसरे भी हिस्से हैं सोना का, जो कि सोना इन्वेस्टमेंट के जी तौर पर लोग रखते मगर हैं, मैं गोल्ड आपको बार एक रखते बात हैं, बताता तो हूँ, वहाँ। एक लक्ष्मण जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी पत्नी के पास कितने कितने गहने के सेट है, और वो कितने बार इस्तेमाल करती है। और जैसे ही हम लोग की अमीरी बढ़ रही है, हम तो ये देखते, देखिए हम आपको बताएंगे एक कहानी जो आप सब लोग सुन के हंसेंगे। एक बड़ी शादी हुई, सब लोग खूब गहना अना पहन रहे थे। तो हमसे एक औरत पूछी कि मेरा कैसा लगा गहना। हम बोले बहुत बढ़िया। बोले जानते हैं कि नहीं, ये फेक है। जो कौन इतना रिस्क लेके गहना पहन के पार्टी में आए। तो अब ये सोचिए, ये कमाल है कि जो गोल्ड गहना है वो लॉकर में रखा हुआ है, और शादी में तो हम लोग सोचते हैं कि इसका एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। त्रिभुवन दास से आप नहीं, रेंट करके जाइए। मैंने जो कहा उसके पीछे दो वजह थी। एक तो इमोशन, और जी दूसरा इसमें जी पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रूड ऑयल जो है, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलग अलग उपाय आपने सुझाया। साकेत मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, इनके पास। साकेत जी, अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट और क्रूड ऑयल ही दिख रहा है। नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए, चैलेंज क्रूड ऑयल तो है ही, और क्रूड ऑयल के साथ साथ अन्य जो इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है गरीबों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उससे आती है। कोविड के दौरान जो आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई अपने भाषण में। एकदम। पर मेरा मत थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि मैं जो मैसेज रीड करता हूं, गोल्ड को प्रोडक्टिव करने से कल यहाँ पे निवेश नहीं शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से गोल्ड, हमारे एफएक्स रिजर्व्स, ये सब बैलेंस, ये सब रिजल्ट्स हैं कहाँ हमारी आर्थिक व्यवस्था जा रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किस तरह से हम लोग अपने देश को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोग यहाँ पे आना चाहें, उस पे हम लोग को ध्यान। हम लोग इतने ज्यादा डिफेंसिव रहते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम सरवाइव करना चाहते हैं। भाई, सरवाइव आपका 20% होगा, पर मैं क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा। जब खराब पिच आती है तो जो सर्वाइवर वाला होता है आदमी, वो बोल्ड हो जाता है, आज नहीं तो कल गंदी बॉल आएगी। हम लोग को इस मौके पे ही नहीं, पर हम लोग को
ये जो इंडिया एज अ पोटेंशियल है, इससे हट करके अब कॉन्क्रीट मेजर्स लेकर के, पता है निवेशक क्यों आते हैं? निवेशक आते हैं कि रिस्क वेटेड रिटर्न इन देयर करेंसी उनको मिलनी चाहिए। वो कब आएगी? वो तब आएगी जब, चाहे मान लीजिए हमारा रुपये गिर रहा है, तो उससे निवेशकों को एक माने से आकर्षण होगा, क्योंकि वो आ करके नए एसेट्स खरीद सकते हैं जो कि उनके लिए सस्ते पड़ेंगे, उनकी रिटर्न बेटर होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो फोकस हम लोग कर रहे हैं केवल गोल्ड की बात करके, सुनने में अच्छा लगता है, और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इसका फॉल्ट केवल महिलाओं का नहीं है जिस तरह से दिखाया जा रहा है। हम लोग को देखना है कि क्यों नहीं हमारे निवेशक आ रहे हैं, और वो नहीं आ रहे हैं। कटु सत्य ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको ग्राउंड पे हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं। आज भी आदमी को 10 बार असली उद्यमी, वो नहीं जो कि केवल सब्सिडी लेने आता है, असली उद्यमी को 10 बार सोचना पड़ता है कि वो ऑन द ग्राउंड रनिंग कैसे करे। जिस दिन हम लोग ईज ऑफ बिजनेस में क्रांतिकारी कदम लेना शुरू करेंगे, केवल छोटी छोटी परेशानियां दूर करने की, निवेश आएगा अपने आप। तो मेरे हिसाब से हम लोग को इस समय सपोर्ट करना है गरीबों को, जिससे अति गरीबी में और लोग ना जाएं। वो कर रही है सरकार, पर साथ साथ दो बड़े सेगमेंट्स हैं। एक बड़ा सेगमेंट है बड़ी मार्ग, जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करना है कि कैसे वो ग्लोबल स्केल पे जाएं। दूसरा, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इनोवेशन और रियल रिसर्च छोटी कंपनियों में होता है। उन छोटी कंपनियों को फेलियर से कैसे बचा करके, चाहे वो कैंसर की ड्रग हो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जो सेक्टर्स की बात की, उन सेक्टर्स में किस तरह छोटी कंपनियां आए जिससे अगले 10 साल तक हम लोग के पास लगातार ईंधन रहे प्रोग्रेस करने का। हालांकि इसमें साकेत सर, मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की कि जमीन पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो चीज़ें लेकिन बहुत तेज़ी से बदली हैं पिछले कुछ महीनों में या एक आध साल में। हमने हालांकि इसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सरकार ने प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन नीति आयोग के अंदर में राजीव गौबा साहब की कमेटी की अगुवाई में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं चूँकि क्लोजली फॉलो कर रहा होता हूँ, देखता हूँ कि हमेशा मीटिंग होती है, किस स्टेट ने, किस डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाया, और छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी विजिबल होना शुरू भी हो जाएगा। सुनील स्वर्णम साहब और हमारे साथ ये अनुज गुप्ता साहब भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास आऊँगा, लेकिन छोटा सवाल शिवकांत शर्मा साहब के पास लेके जाना चाहूँगा। शिवकांत शर्मा सर, विदेशी निवेशकों से आपकी बातचीत होती होगी, वहाँ के माहौल को आप देखते होंगे, तो भारत को लेकर कितना ज़्यादा उत्साहित वो लोग दिखते हैं? देखिए, उत्साह की तो कमी नहीं है, लेकिन साकेत जी ने जो इशारा किया, जोखिम की बात है सारी। अब आप, ठीक है, योजनाएं बन रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बताया, और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सच ये है कि आधा देश अभी भी किसी न किसी तरह की गुंडागर्दी से परेशान है। आप देखें, एक स्टेट, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां रंगदारी चलती है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां टोलबाजी चलती है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां माफिया राज चलता है। तो जब तक आप कानून व्यवस्था की सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे, तब तक देश का निवेशक ही निवेश करने को तैयार नहीं होगा, तो बाहर का निवेशक कैसे आएगा? पहली बात। दूसरी बात, आप जितने भी सुधार करना चाहते थे, जिसकी पिछले 30 साल में 40 साल से यहाँ हूं, लगातार सुधारों की बात हुई। सुधार शुरू हुए, फिर बंद हो गए, लटक गए, उसके बाद छोड़ दिए गए। कई बार विरोध मार्च होते हैं, उसकी वजह से छोड़ दिए जाते हैं। तो न श्रम सुधार कर पाए, न भूमि सुधार कर पाए, न अभी तक कृषि सुधार कर पाए। आपके सारे के सारे जो सेक्टर हैं जहां निवेश की गुंजाइश है, निवेश हो सकता है, वो या तो बंद पड़े हैं या आधे खुले हुए हैं। तो बाहर से अगर कोई निवेश करने आएगा तो उससे वो इस झंझट में क्यों पड़ना चाहेगा? अभी भी हालत ये है कि ठीक है, आपने ऊपर जो है वो स्थितियां थोड़ी बेहतर कर दी हैं, लेकिन निचले स्तर पर हर अफसर को आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है उसके लिए, वरना जो है ना फाइल आगे बढ़ती है ना काम होता है। काम हो जाता है तो स्थानीय गुंडे, स्थानीय पुलिस वाले, स्थानीय जो नेता वो दखल अंदाजी करते हैं। तो ये सारी समस्याएं बाहर के एक मिनट, साकेत जी को जोड़ना चाह रहा था आपकी बात। हाँ, एक मिनट जरा साकेत जी को जोड़ना। साकेत जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, फिर मैं सुनील जी और अनुज गुप्ता साहब के पास जाऊंगा। मैं बस 10 सेकंड लूंगा। मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था वगैरह में यहाँ पे क्रांतिकारी सुधार हुआ है।
मुश्किल मुझे आकांक्षाओं से है। हम लोग के देश में आकांक्षा ये रहती कि हम लोग अगले दिन सरवाइव कर जाएं। सर्वाइवल से बेहतर है कि जाकर के दुनिया को कॉन्कर करने के सपने दिखाने हमको। थोड़ा सा एम्बिशियस हम लोग को ज्यादा होने की जरूरत है। हमें एम्बिशियस होने की ज्यादा जरूरत है। सुनील सुवर्णम साहब, सुनील सुवर्णम साहब, हाँ सॉरी, एम्बिशन वाली बात पे मैं मुश्किल से 5 सेकंड लूंगा, उस पर मैं जोड़ना चाहता हूँ। अभी साकेत जी ने बात कही कि हमें बड़ी कंपनियों को और बड़ा बनाना है और जो छोटी मझोली कंपनियां हैं उनको बड़ा बनाना है। हमारे यहाँ अगर आप पॉलिटिकल कन्वर्सेशन देखें तो बड़ी कंपनियों की टांग खींचना है और छोटी कंपनियों को जो है उनका जूस निकाल लेना है, उनको किसी न किसी तरह से उनकी गर्दन दबोच लेनी है। ये माहौल है। ऐसे उद्यम विरोधी माहौल में आप ऐसे बड़ी को और बड़ी हालांकि और इसको छोटी अलग को अलग पूरे देश के इंडस्ट्री के माहौल को पता नहीं, मैं इस पिक्चर को इस रंग से रंगना के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि स्थिति बदली है। जो आप कह रहे हैं कुछ पॉकेट में ये समस्याएं हैं, लेकिन स्थिति तेजी से बदली है। सुनील सुवर्णम साहब, आप तो दोनों तरफ को देख रहे होते हैं, घरेलू माहौल को भी देख रहे होते हैं, इन्वेस्टर जो पैसा निकाल के जा रहा है उससे भी आप बात कर रहे होते हैं, जो लाने की तैयारी कर रहा है उससे भी बात कर रहे होते हैं। अब प्रधानमंत्री के मोदी के इस अपील के बाद कि भारत में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं और आपको यहाँ पे आना है, आपको रोड मैप बनाना है। यहाँ तक यूरोप की इंडस्ट्री के साथ उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि 5 सेक्टर मैं बताता हूँ, हर सेक्टर के लिए मैं वर्किंग ग्रुप बनाने को तैयार हूँ और आइए यहाँ पे पैसा लगाइए। ये आपको सही माहौल लग रहा है और सही इकोसिस्टम लग रहा है जहां पे ये लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीज मैं बताऊंगा। पहली चीज है कि फॉरेन निवेशक की बात करें, मीडिया में एक नेगेटिव पिक्चर आता है एफडीआई के बारे में कि नेट एफडीआई बहुत कम है और गिर रही है और ये बट नेट एफडीआई क्या होता है कि ग्रॉस तो पैसा आता है, तो इंडियन कंपनीज जो बाहर निवेश करती है उसको नेट ऑफ कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी एफडीआई आ चुका है उसमें डिविडेंड और रॉयल्टी पेमेंट्स के जरिए जो पैसा बाहर जाता है उसको नेट ऑफ करते हैं। वो दोनों अच्छी बात है ना, तो यहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं तो रॉयल्टी और डिविडेंड लेके जा रहे हैं, तो ग्रॉस एफडीआई देखना चाहिए और वो राइजिंग ट्रेंड में ही है, 80-85 बिलियन। बट हमें चाहिए वो 100, 150, 200 बिलियन जाने की एफडीआई, नंबर 1। और मार्केट की बात है, एफआई तो आ जाएंगे कल जाएंगे, उनकी शॉर्ट टर्म आउटलुक होती है। लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी पैसा निवेश कर रहे हैं। जब मैं सेपरेट करके देखता हूं कि दो एफआईएस की जो फ्लोस हम रेगुलरली देखते हैं वो खाली 20% नेट डिफरेंशियल, यानी मेरी बात सुनिए कि 60% ऑफ द एफआईआई का पैसा निकल रहा है, 40% निवेश कर रहे हैं, जो नेट 20% है वही आपको नेट आउटफ्लोज दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी एफआईएस नाराज है। शॉर्ट टर्म एफआईएस, करेंसी, अपना जो ऑयल प्राइस, वैल्यूएशन, एआई नॉट रेडीनेस, ये सब चीज के कारण प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी अंदर आ रहे हैं। ये मेरी एक सूचना है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये जो मोदी जी की जो दो यूरोप में जाके बात करना, ये नेचुरल कंक्लूजन 2 चीजों का है। एक, ऑलरेडी हमने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दिया है, उसको नेक्स्ट स्टेप में आगे लेके जाना है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस एक अनरिलायबल पार्टनर बनती जा रही है, क्योंकि ट्रेड डील साइन किया, फिर उसके बाद वो भी गया, फिर अभी जब तक ट्रंप है उधर भरोसा नहीं है कि आज कहेंगे एक कल पलटेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ट्रंप को लेकर बना नहीं सकते। ये असलियत है जो भी चीज है। तो 2 साल के लिए और उनकी टेन्योर है, 2-2.5 साल के लिए, तो तब तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ट्रंप के साथ, लॉन्ग टर्म माने 30 मिनट, बस वही लॉन्ग टर्म है उनका। तो इसलिए यूरोप को एक मजबूत पार्टनर बनाना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी जो 5 चीज जो इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैं बताता हूं। पॉजिटिव क्या है कि हमारी अभी भी इस जो वॉर के कारण जो स्थिति बन रही है कि जीडीपी घटेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट वाइड होगी, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश इन द वर्ल्ड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 5.5 तक भी जीडीपी गिर जाए, कोई भी देश हमारे नजदीक नहीं होगा। चाइना 4% के करीब होगा। तो नंबर 1, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। सेकेंड, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के क्लोज की जो पॉपुलेशन है, उसका बेनिफिट हम दिलवा सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को। दूसरी बात, थर्ड, हमारा बिगेस्ट फास्टेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव शॉर्ट टर्म में एक जो प्रेशर्स बताए थे जन्मजय सिन्हा ने, वो है, मगर
बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे सामने जो है वो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, बाकी सब पीछे हट जाए। और ये रिसेंट 2 इलेक्शन में बताऊं आपको, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में लीजिए, 85-90% वोटिंग परसेंटेज युवा की हुई है, और वो चाहते हैं चेंज, और उनको अभी जोश है, अभी वो बहुत पसंदीद है इस गवर्नमेंट को, और इनको वोट दे रहे हैं। यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अगर देते हैं तो बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। हाँ, मैं इस पे आऊंगा सुनील सर आगे चल करके, लेकिन एक बात जो आपने कहा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो यूरोप के पास जाना, यूरोप के देशों में जाकर के इन्वेस्टर्स का आह्वान करना भारत के लिए, ऐसे समय में जब यूएस जो है एक बहुत विश्वसनीय ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रह जाता है। तो और इससे पहले हमने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है पहले से हम लोगों ने यूरोप के साथ। तो अनुज गुप्ता साहब, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए? एक तरफ यूएस की साख गिरती जा रही है एक इन्वेस्टर्स के तौर पे, दूसरी तरफ यूरोप के साथ हम डील कर चुके हैं, यहाँ पे निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है, और काफी हमारे पास मार्केट अवेलेबल होगी जैसे यूरोप का एफटीए साइन होगा, और जैसे बात हुई कि इस साल के एंड तक वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन भारत की प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी साइज नहीं है, भारत की प्रॉब्लम है क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं कि नहीं। हमने बहुत एफटीए पहले भी साइन किए, आसियान किया, ये किया, तो हमारा गैप क्या हो पा रहा है। जैसे जन्मेज जी ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में काफी पॉजिटिविटी है, ग्रोथ रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ चैलेंजेस भी है, और उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, जैसे वो खुद राजीव गाबा कमिटी के मेंबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, सेक्टर बाय सेक्टर कैसे उसको अच्छा किया जाए। लेकिन जैसे साकेत जी ने बोला और बाकियों ने बोला, जो जैसे मैं बहुत कंपनीज को एडवाइस करता हूं, और हम जब एडवाइस करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम आपको भारत के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत में कैसे आए। हम कंपनी से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या आप वियतनाम जाएंगे, क्या आप इंडोनेशिया जाएंगे, क्या आप इंडिया जाएंगे, क्या आप चाइना जाएंगे। तो उस वक्त निवेशकों के जो मैंने सुना है 2 बड़े कंसर्न हैं, और ये माइंडसेट से रिलेटेड है। ये कोई ऑपरेशनल चीज नहीं है, जो बार बार हम देख रहे हैं जब हम सरकार के साथ मिलते हैं। तो 2 इश्यू क्या है, एक, कई ऑफिशियल्स, कई ब्यूरोक्रेट्स में ये भ्रांति है, मैं इसको भ्रांति ही कहूंगा, कि इंडिया इनएविटेबल है, कि दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, भारत में तो आना ही पड़ेगा, वो ही ऑप्शन है। दूसरा जो भ्रांति है वो ये है कि इंडिया यूनिक है, पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सब ठीक है, हमारा साइज अलग है, हम अलग है, हम अलग है। लेकिन ये दोनों पार्शियली सही है, लेकिन पार्शियली गलत भी है। हमें इस माइंडसेट से जो कॉम्प्लेसेंसी जनरेट करता है उससे बाहर आना होगा। ग्राउंड पे बहुत मेहनत की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं रिसेंटली, मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक मंत्री जी से मिला, एक डेटा सेंटर की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मंत्री जी ने जैसे ही वो कंपनी आई, खड़े होके उनको बोला, मेरा काम है आपकी मदद करना, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं वो करूंगा। तो इस तरह के एटीट्यूड से अगर हम कंपनियों को वेलकम करेंगे, वो डेफिनेटली आएगी। आई थिंक वो एटीट्यूड थोड़ा डाउन द चेन भी जाना चाहिए। ऑफिशियल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी हमें लूटने आ रही है, हमारी सब्सिडी ले लेगी, कैसे उसको रोके, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और जो पॉजिटिव चीज है भारत में सबसे बड़ी, वो ये है कि हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। कितनी कंपनियों का ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हो, जैसे तमिलनाडु गए, गुजरात गए, वो चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट आपको कमरे में बंद करके चाबी फेंक देगा और कहेगा आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं वो दूंगा, आज आप साइन करिए कि आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेलर फीचर है, और उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आखिरी में एक ही गुप्ता सर, अनुज गुप्ता एक सवाल पूछ दूं, क्योंकि आपने कहा कि हम अलग
एक हाँ, बोलिए। सजेशन अगर मैं दे दूं, अगर दो मिनट लेके लक्ष्मण जी अगर मैं बात को विराम करूं, जो सबसे बड़ा गैप हमें दिखता है कि सरकार कई सेक्टर्स में कटी हुई है इंडस्ट्री से। सरकार अपनी उसमें चल रही है कि हम तो पॉलिसी बनाते हैं, हम सब ठीक है, ये इंडस्ट्री, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कस्टमर हमारे काम में बाधा नहीं है, कस्टमर हमारे काम का रीजन है। तो सरकार को भी यही देखना होगा, इंडस्ट्री हमारे लिए बाधा नहीं है, हम वहां बैठे हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्री को सर्व करना है। तो जब तक, जो सबसे बड़ी जरूरत है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें हर मंत्रालय कहे कि हर महीने में सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, जो दिन उनके मन में हो, इस दिन हम सिर्फ इंडस्ट्री से मिलेंगे, जो आएगा उससे सिर्फ मिलेंगे, इंडस्ट्री से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्या को सुनेंगे या फिर वो जो सबसे सुझाव बड़ी, देंगे उस पर काम। सबसे जन्मेजय सिन्हा जरूरी साहब, चीज यही है। आपने मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर से। जन्मेजय सिन्हा साहब, आप कई कंपनियों का भी सजेशन देते होंगे, सरकार के साथ भी आपकी सलाह मशवरा चलती रहती है, तो जब निवेशकों से बात होती है, कंपनियों से बात होती है, तो वो लोग भारत में क्या ढूंढ रहे होते हैं जो मिसिंग है? देखिए, ये जो गौबा साहब की कमेटी है जिसमें मैं भी एक मेंबर हूं, इससे देख करके लगता है कि काफी बिजनेस भारत में करना आसान हो रहा है, मगर अभी बहुत कठिन है, ये मानना पड़ेगा। बहुत चीज में बिना बात का लाइसेंस, बिना बात का रिन्यूअल, बिना बात का, माने बहुत से हम लोग ऑब्स्टिकल डालते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में समझते हैं, मैं आपको ये बताता हूं, बहुत बढ़िया से वो समझ। 15 अगस्त की स्पीच में लास्ट ईयर उनने जो 3 मामले को लेके बिल्कुल हाईलाइट किया, जीएसटी को सरल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाना, 3 कमेटी उसके लिए बनाया गया, और लेबर लॉज तक हम लोग अटैक करने के लिए तैयार हैं, कि कोई आसान बात नहीं है। क्यों? इनने ये इस बार जो है, हम लोग जो बेट ले रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी बेट ले रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा बेट है। वो बेट है ऑन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपतियों पर बेट ले रहे हैं कि उनके पास एम्बिशन है, उनके पास रेजिलियंस है, उनको जीतने की इच्छा है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्योंकि देखिए, एफटीए, हम लोग सब बड़ी ताली मार रहे हैं एफटीए के लिए। एफटीए दोनों तरफ से, 2 हाथ से ताली बजती है। हम लोग को उनके मार्केट खुल रहे हैं, उनको हमारा मार्केट खुल रहा है। तो अब हम लोग को डोमेस्टिकली भी ग्लोबल लेवल पर compete करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्शन था वो जा रहा है। तो इसके लिए जो बेट है, पहली बार देखिए, बहुत, जब हम लोग का शुरू से 2 चीज भारत की बड़ी यूनिक थी। एक, हम लोग को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंस में मिला, और दूसरा, भारत ओनली कंट्री which has grown on the back of the Indian consumer. इंडियन ग्राहक के बल पर भारत जो है ग्रो किया है, और सब अमेरिकन कंज्यूमर के बल पर ग्रो किए हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 which has grown on the back of the Indian consumer. तो ये बेट अब पूरा वर्ल्ड जो है इंडियन कंज्यूमर को देखने लगेगा, क्योंकि 2020 तक तो क्या था कि इंडिया 2% से कम था ग्लोबल इकोनॉमी का। 2030 में इंडिया 7% होगा ग्लोबल जीडीपी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो जा रहा है। और ईयू, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो एफटीए हो रहा है वो 2 साइडेड है, 2 साइडेड। तो हम लोग को तैयार होना है इसके लिए। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर, इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है वो हारेगा नहीं, वो हारेगा नहीं। वो बिल्कुल, देखिए, 60 तो सीईओ यूएस में हम लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। ऐसे ही तो नहीं बने ना, जाके वहां पर बन गए।
तो इस बात पर समस्या यही है ना जन्मेजय सिन्हा साहब, जाके वहां बन गए। हमारे पास उतने स्केल की कोई कंपनी नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल सही बात देखिए, आप सही बात बोल रहे हैं। और सुनील सोडेन साहब बताएंगे, सुनील सोडेन साहब, वो कौन सी कंपनी थी जिसके पूरे टर्नओवर के बराबर हमारे सारी कंपनियों का टर्नओवर था? एनवीडिया की बात थी, पिछले दिन आपने बताया था मुझे। करेक्ट एनवीडिया थी। देखिए, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये देखिए, हम लोग को वी शुड नॉट गेट मिसलेड। ग्लोबल मार्केट कैप 124 ट्रिलियन डॉलर है। 62 ट्रिलियन जो है उसमें से यूएस में है, और वो 62 ट्रिलियन में 19 ट्रिलियन 7 कंपनियां हैं। तो वो 7 कंपनियां को बेंचमार्क नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि वो 7 कंपनियों अभी नहीं, वही चीज जो है जन्मेजय सर, हमें लगता है कि सबसे बड़ा फोकस स्केल पे हमें करने की जरूरत होगी। साकेत मिश्रा साहब, जब स्केल की बात आती है तो हम लोग वहां पे पिछड़ जाते हैं। आप छोटी सी बात कर लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एग्जांपल, आप तो बेहतर जानते होंगे साकेत जी कि हमसे ज़्यादा बड़े बड़े जो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री हैं, एक इंडस्ट्री वो बांग्लादेश जैसे देशों में है, जितना एक इंडस्ट्री में उत्पादन क्षमता है। हमारे यहाँ मुझे याद है कि कोई बता रहा था किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को 10 या 20 हज़ार इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ी, स्कूटी खरीदना था, तो कोई एक कंपनी नहीं मिली जो उसको एक साथ सप्लाई कर सके। तो ये एक स्केल की बहुत बड़ी दिक्कत है। कंज्यूमर हमारे पास बहुत बड़ा है, कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। साकेत जी। लक्ष्मण जी, केवल टेक्सटाइल ही नहीं, मैं तो कहूँगा कुछ अन्य इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जैसे इंडस्ट्री है। आज वियतनाम हम लोग से 3 या 3.5 गुना ज़्यादा निर्यात करता है। और इसमें बड़ी बेसिक चीज़ है जो अभी शायद अजीत जी ने बात की थी कि हम लोग बेड़ियाँ लगा देते हैं लोगों पर। हमें बेड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। हम लोग को, अगर हम लोग ग्रो किए हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की वजह से, तो या तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी ऐसी चॉइस मिले। हम लोग का स्केल कब होगा? स्केल होता है जब हम विश्व की तरह विश्व के बेस्ट कंपनियों के बराबर बना सकेंगे, और क्वांटिटी पे। ये तो बड़ी चीज है। छोटी चीज होती है रेडीमेड सूट अगर चीन जाइए आप, तो आज की डेट में वो, अगर आप 1 लाख सूट का ऑर्डर नहीं देंगे तो कहता है हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 1 लाख सेम क्वालिटी के सूट आज भी नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग को करना क्या है? जो हम लोग का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इन सब चीजों में बदलाव थोड़ा सा लाने की जरूरत है। कंपनी को रोज किसी न किसी इंस्पेक्टर की जगह बेहतर है कि वो जो 10,000 या 1 लाख सूट बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी वो चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। अगर कोई कंपनी खराब करती है तो उसके ऊपर मोटा फाइन लगाएं। पर लगातार कंप्लायंस का जो लोड होता है, या कहीं कहीं पे आज भी प्रोग्रेस हो रही, मैं प्रोग्रेस से कभी असहमत नहीं हूं, हाँ एकदम नहीं इनकार कर। पर सवाल ये है कि अगर हमारा पोटेंशियल 100 है और हम 40 पे चलते हुए बड़े खुश हैं, हाईवे पे सब कुछ तो दे दिया है माननीय मोदी जी ने, लीडरशिप है हमारे पास, डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारे पास, रूल्स हट रहे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं बदला? ये जो नीचे का लेवल है, कहीं ना कहीं पे उनका जो कैटलिस्ट है, मोदी कैटलिस्ट कहूंगा मैं, वो कैटलिस्ट नीचे तक जाते हुए बुरी तरह से डाइल्यूट हो जा रहा है। और उसमें कंपैरेटिव फेडरलिज्म का फर्क है। आज अगर आप गुजरात जाइए, मतलब मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पर मैं इसमें शर्म नहीं महसूस करता हूं कि अगर गुजरात जाइए तो गुजरात या महाराष्ट्र, वहां पे स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड ज्यादा तेज होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे साथी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। कल अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा होगा तो यहाँ पे निवेश करेगा। हम लोग को क्यों लगातार कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म साकेत सर बढ़ा है, इसको काफी करीब से अनुज गुप्ता जी देखे होंगे। जब सरकार में ये थे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आती थी राज्य सरकारों की, हर साल आती है। उसमें राज्य सरकारों में आपस में होड़ मची हुई थी कि आपने मेरा ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ऐड किया, इससे मेरी रैंकिंग बढ़ जाती, आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ऐड किया, मेरी रैंकिंग बढ़ जाती। और ये अच्छा प्रयास किया गया था और बहुत इसमें इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन होता था। तो ये चीज़ें सारी कुछ बदली हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ था, पूरी व्यवस्था जकड़ी हुई थी कि उसको बदलने में टाइम लगेगा। और एक चीज़ जो आपने कहा, मुझे लगता है कि जिस
तेजी से बदलने की जरूरत है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको समय रहते ग्रैब करना है तो आपको अपने बदलाव को भी काफी तेजी से करना पड़ेगा, पुरानी रफ्तार से नहीं करना पड़ेगा, जो शिवकांत शर्मा साहब सवाल उठा भी थे। शिवकांत शर्मा साहब, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपके पास लेके आना चाहूंगा कि एक होता है कि बदलाव पहले कर दीजिए, इंडस्ट्री आएगी, लेकिन इस बीच हमने देखा बहुत सारे डी कंट्रोल हुए, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाए गए, तो कुछ चीजें चल प्रोसेस में आ गए, इंडस्ट्री आनी शुरू को होंगी, अपनी बातें रखेंगी, सरकार उनके हिसाब से चीजों में बदलाव करेगी, तो ये भी एक तो तरीका हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों में सरकार को दूरदृष्टि रखकर भी चलना होता है। अब 2008 के बैंकिंग क्राइसिस को याद कीजिए। उस वक्त भुगतान संतुलन का संकट आया नहीं, भारत ने नहीं झेला, लेकिन उसी वक्त ये सोचना चाहिए था कि आगे चल के अगर इस तरह का संकट आता है, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं अचानक, तो हम अपने भुगतान संतुलन को कैसे रख पाएंगे। जब उसका विकल्प एक ही है, जैसे चीन के पास है। चीन क्यों नहीं उससे उतना प्रभावित हो रहा कि चीन एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा ले लेता है, तो उसका भुगतान संतुलन बना रहता है। हमारे पास ऐसा कोई वैकल्पिक साधन हमने बनाया नहीं। चीन से ज्यादा आपको स्वच्छ ऊर्जा की या रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने की भारत को ज्यादा जरूरत थी, और भारत को 20 साल पहले ये सोचना चाहिए था। अब जाके सोच रहे हैं, अच्छी बात है। वो पंचतंत्र वाली कहानी है 3 मछलियों की, कि एक मछली जो है वो भविष्य का सोच के काम करती है, एक मछली जब समस्या आती है तब उसका समाधान ढूंढती है, और तीसरी मछली समस्या आने पर भी ये कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, सब ऊपर वाले पर है। तो हम तीसरी मछली बने रहे हैं, हमें पहली मछली बनना होगा। जब तक हम 20 साल आगे की सोच के नहीं चलेंगे, जो कि चीन चल रहा है। आप देखें, चीन की हर नीति को देखें, वो 20 साल आगे की सोच के चलते हैं। अब जैसे ये रेयर अर्थ पॉलिसी है, 20 साल पहले बन गई थी, 25 साल पहले। इसी तरह से एक्सपोर्ट की उनका डाइवर्सिफिकेशन जो है अमेरिका को छोड़ करके, ये 10 साल 20 साल पहले बन गया था। तो जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ वगैरह लगाए, वो लैटिन अमेरिका चले गए, वो अफ्रीका चले गए, उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया, वो वैसे के वैसे हैं। तो जब तक सरकार इस लेवल पे काम नहीं करेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी में ये करना बड़ा मुश्किल है, लोकतंत्र में, और कंपेटिटिव लोकतंत्र में करना और भी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है सबको साथ चल के, सबको जो है वो एक साथ सोचना होगा। अब मुख्यमंत्री, किसी ने बात कही कि साहब वो कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छा लगा सुन करके, कि जब निवेशक आता है तो कमरे में बंद करके चाबी खो जाए वाली जो है वो नीति अपनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने अपने ही घर के निवेशक को प्रदर्शन करके भगा दिया वहां से, और एक स्टेट से नहीं, 2-3 स्टेट में ऐसा हो चुका है। तो आप जब अपने ही निवेशक को, अपनी बड़ी कंपनी को भगाने पर उतारू रहते हैं, तो बाहर का क्यों आएगा, कैसे साहस करेगा आने की। तो ये सारी बातें हैं जो एक ऐसा असर छोड़ती हैं जिसकी वजह से इमेज बनती है, और इमेज भी कई बार जो है वो निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने एक जो बात कही उस पर मैं चाहूंगा सुनील सुवर्णम साहब थोड़ा सा स्पेसिफिक राय दें। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात इन्होंने कहा, जिसको भुगतान संतुलन शिवकांत सर ने कहा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इमीडिएट समस्या है, कोई इमीडिएट उपाय है क्या? हाँ, इमीडिएट उपाय तो है कि जब रघुराम राजन थे तो उन्होंने जो स्वैप किया था, जहाँ पे एनआरआईज पैसा ला पाए, जो $35 बिलियन का किया था, उस तरह से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कि 3-4 साल का एक स्वैप करके थोड़ा पैसा लाना। सेकंड, एनआरआईज को उधर पैसे लाने के लिए कुछ थोड़ा इंसेंटिव्स वगैरह देकर, और इनफ्लोज को बढ़ाने के लिए, तो ये समस्या हल सकती है। देखिए क्या चीज है कि इसमें कि सब लोग सोच रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। अब दिख रहा है कि वॉर खत्म ही नहीं हो रही है, जा रही है, तब उठ रहे हैं और तब कर रहे हैं कुछ कुछ। तो मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली आपको डॉलर इनफ्लोस लाने की जरूरत है शॉर्ट टर्म में, और वो किसी ना किसी तरह रिजर्व बैंक उपाय करवा देगी। तो इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपना स्वैप साकेत मिश्रा साहब, आपके हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट की तत्काल जो समस्या है, इसके लिए इमीडिएट उठाने वाले कदम? जो सुनील जी कहते हैं एकदम सही है। पेट्रोल का थोड़ा बहुत तो कम होगा, हम लोग की खपत, हम लोग को जो इस समय जो कदम लिए जा रहे हैं, डिमांड को हमें शॉक करके थोड़ा सा कम करना होगा, और वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा। अभी कहीं और भी चर्चा में कर रहा था कि हर सरकारी बिल्डिंग पे दिन भर लाइट जलने की क्या जरूरत है। अगर आप सारी सरकारों की बिल्डिंगों की लाइट रात को कम से कम बंद हो जाए,
उसी से बड़ा फर्क पड़ेगा। तो छोटे छोटे कदम है जिससे हम लोग को डिमांड शॉक कहीं ना कहीं पे देना पड़ेगा फॉर सेक्टर्स दैट आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। और उसके साथ साथ जो आरबीआई अपने कदम लेगा जिससे कि हम लोग की, क्योंकि हम लोग की एफएक्स पोजीशन तो काफी अच्छी है, पर आर्टिफिशियली रुपये को प्रोटेक्ट करना या इन सब चीजों करने से शायद इतना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद स्पेकुलेटर पैसा बनाते हैं। पर आरबीआई कुछ न कुछ कदम लेगा जिससे कि फ्लोज जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंप्रूव हो जाएंगे। तो दो लेवल पे है, एक है तो दूसरा जो आरबीआई करेगा मॉनेटरी मूव्स को। एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे हालात की तुलना कोविड के दौरान से की और कहा कि कुछ वैसे ही कदम उठाने की जरूरत है। तो कोविड के दौरान जो प्रधानमंत्री पैकेज नाम दिया गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जो लॉन्ग टर्म के थे। रिफॉर्म के बहुत सारे कदमों का ऐलान किया गया, उसमें कुछ कदम जमीन पर उतरे भी, कुछ कदम ऐलान के बाद ऐलान बनकर रह गए। तो क्या ये मौका है कि उन सारे रिफॉर्म जो ऐलान हुए जमीन पर नहीं उतरे उनको फिर से किया जाए, और कुछ ऐसे रिफॉर्म जो ऐलान नहीं हुए लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म की बात है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है, क्या वो सही मौका है करने का? क्या इस पर आप लोगों की राय लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। जैसे ईरान युद्ध छिड़ा हुआ, उसके असर अब जिस तरह से दिखने शुरू हो गए हैं, तो वो क्या है, एक मंदी की आहट है या फिर एक मौका? इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। जन्मेजय सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे। ये एक बड़ा मौका है कि लंबे समय से लंबित जो रिफॉर्म है उसको सरकार ऐलान करे, मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, क्योंकि अब जब हम इस रिफॉर्म पे जाएंगे तो जिस बड़े पैमाने पे निवेशकों को लाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल बनेगा। देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है जो हम लोग जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये सब कहने में आसान है। देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में करना क्या है, हम लोग को पानी को प्राइस करना है, बिजली को प्राइस करना है, फर्टिलाइजर सब्सिडी को हटाना है। ये सब अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पंजाब में चावल ग्रो करते हैं पानी फ्लड इरिगेशन के साथ, विदर्भा में शुगर करते हैं। तो ये फंडामेंटली फ्लॉड है, इसको बदलना कोई आसान बात नहीं है। हम लोग के पास डेमोक्रेसी है, इसमें ऐसे आसानी से ये बदल नहीं सकता है। और हम लोग रह रहे कि बोले कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो है, देखिए, हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चाइना को हटा दीजिए, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 30 साल के लिए भारत है। हम लोग ये मान सकते हैं कि नहीं? 30 साल तक 6.5% एवरेज हम लोग ग्रो किए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब क्या है, मगर हम लोग के पास शुरू से एडल्ट फ्रेंचाइज था और हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। फिर 65 से लेके 91 तक तो लाइसेंस राज था, और 91 से जो लाइसेंस राज को हम लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं, उसमें देखिए 65 टू 91 कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, पता है कि नहीं, जरूरत भी नहीं थी। 99 में पहली बार वाजपेयी साहब ने ऐलान किया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का। उस समय जब ये बेसिक रिफॉर्म शुरू हुए 91-92 के, तो फिर प्रेशर पड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और पहली बार ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फेल किया। तो 2014 से जो हम लोग 60,000 किलोमीटर रोड, 80 एयरपोर्ट, क्वाड्रुपल पोर्ट्स, 40 मिलियन घर, पानी, ये सब जो बनाए हैं तो 10 साल में बना है। तो अब जाके थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, मगर ये जो पुरानी आदत टू कंट्रोल वो उतने आसानी से हटती नहीं है। इस बार क्यों, क्या बेट, बहुत एकदम भयंकर बेट है एफटीए का कि अब ये खुल जाएगा। तो इंडिया को सरवाइव करने के लिए उद्योगपति को तो अभी तक R&D में हम लोग कुछ खर्च नहीं करते थे, क्यों खर्च करें, रद्दी प्रोडक्ट बनाकर इंडियन कंज्यूमर को बेचना था। मगर अब इंडियन कंज्यूमर भी 10 साल से क्वालिटी को सूंघ लिया है, मगर जो क्वालिटी सूंघा है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। जो आप मर्सिडीज इंडिया में खरीदते हैं वो 3 गुना दाम के वही आप इंग्लैंड में खरीदेंगे या जर्मनी में खरीदेंगे। तो अब जो है क्वालिटी भी चाहिए और दाम को भी कम चाहिए। ये एफटीए करने वाला है, ये बहुत बहुत भारी तो हम लोग रिफॉर्म है। इसके लिए, हाँ, जन्मेजय सिन्हा तैयार हो जाएंगे, इसके लिए कितने तैयार? हाँ,
देखिए नहीं, देखिए तैयार हम तैयार लोग कैसे सब होंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे आप ही से पूछ रहा हूं। मैं तैयार कैसे होंगे? जी उनके यहाँ तो एफटीए के जिस दिन से ड्यूटी कम हुआ तो अपना माल लेके हमारे बाजार में बेचने लग जाएंगे, और हमको अपने इस इकोसिस्टम को बदलने में तो टाइम लगेगा। जो रिसर्च देखिए डेवलपमेंट में नहीं किया, रातों रात तो कर नहीं पाएंगे। 91 में कहीं हम आपसे पूछें, जानते हैं कॉपर में कितना ड्यूटी लगता था 91 92 में? 91 में 240%, एल्युमिनियम में 190%। जब 92 में 93 में हम लोग उसको घटा करके 35% किए तो हाय तौबा मच गया था भारत में। सब इंडियन इंडस्ट्री तैयार थी मरने के लिए। 4 साल बाद सरवाइव नहीं की, खाली की ग्रोथ ऐसा शुरू हुआ कि जो हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3% पर ग्रो करते थे वो 6.5% हो गया 30 साल के लिए। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर मरने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि अभी जो प्रेशर पड़ेगा डीरेगुलेशन पर, और ये प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में ऐलान कर दिया कि अब डीरेगुलेशन स्टेट में, सेंटर में, विकसित भारत के लिए जीएसटी, लेबर, जो कुछ बाधाएं हैं इस पर हम लोग को उसको वॉर दूर करना, फुटिंग पर अटैक करना, बिल्कुल वॉर वॉर फुटिंग पे फुटिंग। काम करना होगा इधर। हाँ बिल्कुल साकेत मिश्रा साहब, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस एफटीए की बात जन्मेजय सिन्हा साहब कर रहे थे, उसी एफटीए की एक मिसाल दी जाती है आपको ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, जो एक समय में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब माना जाता था। एफटीए किया, वहाँ के ऑटो इंडस्ट्री खत्म हो गई क्योंकि विदेशी गाड़ियों से वहाँ के घरेलू इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर पाई। अब एफटीए कर रहे हैं, यूरोप के निवेशक हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी घरेलू इंडस्ट्री को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कंपटीशन अच्छी क्वालिटी से होगा, बड़े स्केल से होगा। लक्ष्मण जी, ऑस्ट्रेलिया में तो क्या मुश्किल ये थी कि केवल एक गाड़ी बनती थी कॉमोडोर, जो कि शायद हमारी एम्बेसडर के बराबर वाली थी। तो वो गई तो अच्छा ही हुआ। पर मैं ये कहूँगा कि, और मैं ये कहूँ कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मैं फैन की तरह साउंड कर रहा हूँ, पर सच ये है कि हाईवे और क्वाड्रिलेटरल तो दूर की चीज है, क्यों नहीं हम लोग ने सबके लिए शौचालय बनाए थे। तो ये जो मैं केवल 5, मेरा मानना यह है कि हम लोग हर चीज पे फोकस करके आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हम चिप भी बनाएंगे, एआई भी करेंगे, कुछ और भी करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं पे फिर से बात करते करते रह जाएंगे। कमिटियां बनेंगी, खूब सारी कमिटियां बनेंगी और कुछ नहीं होगा। अगर मैं 5 प्राथमिकता अगर अपनी पेश करूं, पहली है कि फार्मा, कैंसर जैसे ड्रग्स पे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि वी वांट टू बी द फार्मेसी फॉर द वर्ल्ड। कॉपी करने वाली नहीं, बायोसिमिलर नहीं, फर्स्ट इन क्लास ड्रग्स हम लोग बनाए। दूसरा, एनर्जी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन एंड स्मार्ट यूसेज अलोंग विद जो जो कोयले से हट करके पर्यावरण फ्रेंडली है। तीसरी, किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, जंगल को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कल दूसरी दुविधा होगी जो गर्मी हम लोग देख रहे हैं। चौथा, कृषि क्षेत्र में हम लोग को 2 चीजें करनी है कि किस तरह से मल्टी क्रॉपिंग वगैरह करके हम लोग कृषकों को जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते। पहले हम लोग ने फर्टिलाइजर और इरिगेशन से किया, अब हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ क्रॉपिंग करके बदलना है और बाई प्रोडक्ट्स जो कि किसान को देने हैं। और 5वीं चीज, अगर मेरे से पूछा जाए कि आज की डेट में किस एरिया में आईटी सेक्टर में देखा जाए, तो मैं कहूंगा एआई एप्लीकेशंस, और दूसरी साइड पे क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि दूर की है अभी सोच थोड़ी सी। इन 5 चीजों पे अगर हम लोग फोकस करें तो मुझे लगता है कि हम लोग विश्व लीडरशिप ले सकते हैं। और हमारे पास इस समय एक प्रधानमंत्री है जो कि विश्व लीडरशिप बनाने के लिए, मुमकिन करने के लिए इकोसिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल, ये एक है, लेकिन 5 चीज जो आपने जोड़ी साकेत जी, उसमें एक चीज मैं जोड़ दूंगा। मेरा अपना मानना है कि इसके लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिए तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल कर सामने आएगा जो आपके फॉरेक्स को भी बचाएगा। वो है टूरिज्म सेक्टर, और वो हमने देखा है कई सारे चीजों को डेवलप किया है टूरिज्म के तौर पर। इतना टूरिज्म हुआ है जो आसपास की पूरी इकोनॉमी वहां पे चमक गई है। अनुज गुप्ता साहब कुछ ऐड करेंगे ये 5 सेक्टर के अलावा? मैं तो जी देखिए, जो साकेत जी ने बोला, जन्मेजय जी ने बोला, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आई थिंक हम एलिफेंट इन द रूम को मिस कर रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा लीगल सिस्टम।
आपका टूरिज्म नहीं आने वाला जब तक कोर्ट्स फंक्शन नहीं करेंगे, जब तक पुलिस फंक्शन नहीं करेगी। तो इस पे सरकार ने जैसे बहुत अच्छा कदम लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई, लेकिन मैं कहता हूं हम किसकी वेट कर रहे हैं? वो संख्या 2-3 जज से के बढ़ाने से नहीं होगी। 10 गुना आप बढ़ाइए जजों की संख्या, 10 गुना कोर्ट्स का बजट बनाइए। इमीडिएटली आप देखेंगे सारे के सारे सेक्टर्स की जो आप बातें कर रहे हैं सब खुलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट तो लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी में है। हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ये नहीं है कि हमारे पास टूरिज्म के लिए होटल नहीं है, ये नहीं है। और दूसरा, हमने भारत सरकार के जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसमें जो सबसे अप्रिशिएबल बात जो मुझे लगती है, और मैं बार बार राज्यों के बारे में ही बोलता हूं, जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म हुआ, उसमें भारत सरकार ने क्या कहा कि हमारा ये मत है कि 300 पर्सन तक, 300 वर्कर्स तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट डिसाइड करेगा कितने उसको करने हैं 300 के ऊपर। तो कोई स्टेट खड़ा हुआ और बोला मैं 10,000 करूंगा, कोई स्टेट बोला मैं 5,000 करूंगा। तो वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और लास्टली मैं आई थिंक हम सरकार के बारे में बहुत बोल रहे हैं कि ये एफटीए को कैसे करे, सरकार क्या करे। आई थिंक वो थोड़ा सा अगेन थोड़ा बेमानी और हम नैरो फोकस पे चले गए। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जो कमियां हैं, आई थिंक उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हमारा नहीं तो आप तो अनुज गुप्ता जी आप तो प्राइवेट सेक्टर को कंसल्टेंसी देते ही देते, उनको बोलिए कि भाई साहब कुछ सरकारी कर देंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी कुछ करिए। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ। समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर का क्या सबसे बड़ा इशू है कि R&D फॉर एग्जांपल हमारा स्पेंड कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको ये बड़ा मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हमारे एक बहुत बड़ी टेक कंपनी आईटी कंपनी, उसका सीईओ आके बोलता है हमें तो एलएलएम बनाने की जरूरत ही नहीं है, और उसकी स्टॉक प्राइस आपको पता है क्या 50% गिर गया है। तो ये इस तरह के जो माइंडसेट के इंडियन कॉर्पोरेट उसको यहाँ पे बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बदलने की जरूरत है। शिवकांत शर्मा साहब 45 सेकंड आपके लिए, फिर 45 सेकंड सुनील सुवर्ण साहब आपके लिए। शो का समय खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में, जब तक आप यूनिवर्सिटियों को और उद्योग को आपस में जोड़ेंगे नहीं जैसे कि अमेरिका में है, तब तक इनोवेशन नहीं होगा। जब इनोवेशन नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, आप अपना माल विदेश की मंडियों में बेच नहीं पाएंगे, आपको पूंजी नहीं आएगी। पूंजी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अगर आपने देखा हो, जो 30 साल के जो बॉन्ड है अमेरिका के, उनकी जो यील्ड है वो 5.25% चली गई है और फोरकास्ट है 6% जाना है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मंदी आएगी, और जो थोड़ा बहुत एफडीआई आने वाला है आपके यहाँ वो भी नहीं आएगा। तो अगर आपको पूंजी लानी है तो करना है, वहां से शुरू कीजिए। सुनील साहब तो बात कहा था वही दोहराऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके लिए लैंड लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है और कैपिटल की जरूरत है। हमारे पास कैपिटल भी नहीं है, तो इस एफडीए के जरिए, एफटीआई जो साइन कर रहे हैं उससे फॉरेन कंपनियों एमएनसीज को इंडिया में आके अपना सेट करके यहाँ नौकरियां जनरेट करके वो री एक्सपोर्ट करे, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस वो दिलवा सकते हैं अपने कस्टमर को। हमारी देश में प्रॉब्लम क्या है कि 140 करोड़ की आबादी में 10% लोग 60% देश के इनकम को हासिल कर रहे हैं, यानी 126 करोड़ का खाली 40% शेयर ऑफ द नेशनल इनकम, 10% लोग। तो हम एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर में वी आर केटरिंग टू द लो एंड ऑफ द मास कंजम्पशन, ना ही वहां पे क्वालिटी, ना ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी करेंगे। तो फॉरेन से हमें कैपिटल टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके लिए हमें लैंड और लेबर रिफॉर्म्स को आसान करना चाहिए ताकि वो आए। वो नहीं होगा तो मान लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि अच्छा है अगर हो जाए, नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो देश बहुत मुसीबत में पड़ सकती है, सिविल वॉर का सिचुएशन आ सकता है। मैं वार्निंग दे रहा हूं कि 5 साल में अगर हमने नौकरियां की स्थिति को एकदम 5x बनाया नहीं तो हालत बहुत खराब होगी, स्थिति काफी बिगड़ सकती है। हालांकि इसको कैसे बनाएंगे, इसको लेकर के जन्मेजय सिन्हा साहब और बाकी मेहमानों ने बहुत अलग अलग सुझाव यहाँ पे दिए हैं, और मुझे लगता है कि एक सही मौका भी है
चूंकि हर किसी को हालात कितने नाजुक है इस बात का एहसास भी है, तो आप कोई ठोस कदम उठाएंगे तो उसके सकारात्मक पहलू को लोग ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे, ताकि हर कोई समझ रहा है कि आने वाली स्थिति में चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।